स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव 90 प्लस पर। साथियों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है ये पूरा वीडियो देखने से। और तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला है हमारा वो यही है कि हमने 5 जून 2022 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम था ओनली वन अर्थ। और इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये थीम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओनली वन अर्थ था इस बार का थीम 2022 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो ये था फर्स्ट वन। और जो सेकंड वन हमारा है वो है ये कि इंडिया में जो एशियाटिक लायंस का पॉपुलेशन है वो कहीं न कहीं बढ़ा है और वो 64% इंक्रीज हुआ है 2010 से लेकर 2020 के बीच में। तो 2010 में जो था पॉपुलेशन एशियाटिक लायंस का वो सिर्फ 255 था, जो कि बढ़ के 2020 में 674 हो गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एशियाटिक लायंस हैं वो मेजरली क्या टोटली जो है गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, गुजरात के गिर के जंगलों में ये एसिटिक लायंस पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स भी व्हेन आर टाइगर्स रोड इंडिया सोर्स। तो टाइगर्स के भी पॉपुलेशन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 33% की 2014 से लेकर 2018 के बीच में टाइगर्स का पॉपुलेशन 33% बढ़ा है। अगर मैं इसको नंबर्स में बताऊं आपको तो 2014 में जो था टाइगर्स का पॉपुलेशन वो 2226 था, 2226 2226 था 2014 में, जो कि बढ़ के 2018 में हो गया 2967 2967 और दैट इज 33% इंक्रीज हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि 33% इंक्रीज हुआ टाइगर्स का पॉपुलेशन 2014 से लेकर 2018 के बीच में। और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है टाइगर्स का वो अगर स्टेट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। अब वाजिब सी बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। तो वहाँ पे जो है टाइगर्स का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, तो वो मध्य प्रदेश स्टेट है वहाँ पे। और ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि 62% टाइगर कंजर्वेशन पे बजट इंक्रीज किया गया है 2022 में इन कंपेरिजन टू 2014। लेकिन मेन है कि आप तो ये याद रखिएगा कि 33% टाइगर्स का पॉपुलेशन बढ़ा है और सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश स्टेट में है पॉपुलेशन इसका। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये है हमारा लेपर्ड। तो सिक्योरिंग इट्स स्पॉट इन द वाइल्ड, तो इसने भी जंगल में अपना स्पॉट को मजबूत किया है और इसका भी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 62% पॉपुलेशन इसका इंक्रीज हुआ है 2014 से 2018 के बीच में। अगर नंबर्स वाइज बात करें तो 2014 में इसका पॉपुलेशन था 7910, जो कि 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ के 12852 हो गया। मतलब 2014 में इट वाज 7910 और 2018 में ये बढ़ के हो गया 12852, यानी कि 12852 लेपर्ड के का पॉपुलेशन। मतलब 62% राइज हुआ पॉपुलेशन 2014 से 2018 के बीच में। और ये भी जानना जरूरी है कि ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, तो फिर से हो जाएगा मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में काफ़ी नेशनल पार्क्स हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं टाइगर और लेपर्ड दोनों की पॉपुलेशन सबसे अधिक है इंडिया में, दैट इज़ मध्य प्रदेश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे है कि इंडियाज यूनिकॉर्न्स द वाइल्ड लाइफ एडिशन। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का दो मतलब होता है। यूनिकॉर्न यहाँ पे जो मतलब है वो है कि यूनि मीन्स सिंगल, कॉर्न मीन्स हॉर्न, मीन्स वन, एक सिंग वाला। तो ये जो वन हॉर्न ट्राइनोसोरस है, इसीलिए इसको यूनिकॉर्न कहा गया। वैसे यूनिकॉर्न का मतलब ये भी होता है कि द थिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, उसको थोड़ा सा यूनिकॉर्न बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हो गया कि एक सिंग वाला जो एनिमल्स है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो एक सिंग वाले जो राइनोसोरस है इसलिए उनको यूनिकॉर्न्स भी बोला जाता है। तो हमें ये जानना है कि राइनोसोरस का जो पॉपुलेशन है वो
15% इंक्रीज हुआ है 2014 से लेकर 2019 के बीच में। और इसका जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी कि असम, मतलब टोटली वहीं पे पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, असम स्टेट में, जो कि मतलब 15% इंक्रीज हुआ है 2014 से 2019 के बीच में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसकी पोचिंग है, पोचिंग मीन्स इसका जो हंटिंग है या इसका शिकार में जो है ये 32 जो 2014 में 32 ऐसे केस आए थे हंट शिकार के, जो कि अब मात्र एक हो गया 2021 में, मतलब घटा है ये भी, मतलब शिकार में भी वन हॉर्न राइनोसोरस के शिकार में भी कमी आई है, 32 से घट के एक हो गया है। तो और ये भी ध्यान रखिएगा कि 15% इंक्रीज हुआ है इसके पॉपुलेशन में वन हॉर्न राइनोसोरस। और इसका मेन जो हॉट स्पॉट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क असम। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ग्रीन टॉक मेकिंग इट काउंट। इसमें जो फर्स्ट है ये है कि 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है, तब भी ये होने के बावजूद इंडिया का जो एमिशन है वो सिर्फ 5% है। एमिशन से मतलब ये है कि जो पोल्यूटेंट का एमिशन है, कार्बन एमिशन जो है वो मात्र 5% ही है, जबकि हम लोग का पॉपुलेशन 17% है। CO2 का जो एमिशन है वो ओनली 5% है, although we are 17%, but 5% is also very much और इसको डिक्रीज करना होगा, बट करेंटली इट इज़ 5%। और दूसरी बात यह है कि हमने जो है 2030 का जो टारगेट है 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जो हमने टारगेट रखा था कि 2030 में हम लोग 40% जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, मतलब 40% जो हमारा बिजली का जो स्रोत है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे, वो हमने नवंबर 2021 में ही प्राप्त अचीव कर लिया उसको। 2030 वाला जो टारगेट था कि 40% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज से बनाएंगे, उस टारगेट को हमने 9 साल पहले यानी कि नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया। नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जो टारगेट था वो 2030 में अचीव करना था, लेकिन उसको हमने नवंबर 2021 नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया, ये याद रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हमने COP21 का जो टारगेट था उसको 9 साल पहले ही अचीव कर लिया, फिर उसको भी 2030 में अचीव करना था, तो 2021 में। तो अब COP क्या है यहाँ पे, तो COP के बारे में मैं बता दूं आपको कि COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है, और ये जो है एक हेड सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। तो UNFCCC का ये जो है एक सुप्रीम बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसका जो फर्स्ट COP हुआ था, इसका मीटिंग हर एक ईयर होता है, रेगुलर मीटिंग होता है हर एवरी ईयर इसकी मीटिंग होती है। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 1996 में हुई थी, वो भी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में हुई थी। और ये जो COP21 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड है हमारा पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में हुआ था। तो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था वो ये COP21 में ही साइन किया गया था, जिसमें कि टोटल 196 कंट्रीज ने साइन किया था। और उसका जो एक मेन एम था वो था कि जो क्लाइमेट का जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखना है। और ये उसमें से क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो तो रखना ही है, लेकिन वन मैक्सिमम उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट कर देना है, उससे आगे नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, तो ये था इसका टारगेट। और भी कुछ टारगेट्स थे, उसको इंडिया ने जो है 9 ईयर्स पहले मतलब 2021 में ही अचीव कर लिया। तो ये था पेरिस एग्रीमेंट 2015 का टारगेट, जो कि इंडिया ने 9 ईयर्स पहले मतलब 2030 में अचीव करना था, उसको 9 ईयर्स पहले किया। अब यहाँ पे एक और है कि ओवर 330% इंक्रीज इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम, तो 2014 के से अगर 2022 की बात करें तो 330% इंक्रीज हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, सतत विकास। तो इसमें क्या हुआ है
कि 4-fold इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वही बात हो गई 330% जो आपने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 4 गुना बढ़ा है 2014 से। और ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सेकेंड वन जो है पाली, ये जगह है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में। ये जो है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। तो कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? तो कार्बन न्यूट्रल वो होता है कि आप अगर जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, CO2 का एमिशन कर रहे हैं, उतना आप फिर वापस एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। जितना आप छोड़ रहे हैं उतना ही आप फिर एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। तो ये ऐसा करने वाला जो पहला पंचायत बना वो इंडिया का, वो था जम्मू कश्मीर का पाली। तो वो पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना इंडिया का जम्मू कश्मीर का पाली पंचायत, जिसको कि इधर ही 29 अप्रैल को मोदी जी ने ये उसको इनोग्रेट मतलब उसको ये अनाउंस किया गया था। और फिर 1900% ग्रोथ हुआ इन सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिंस 2014। तो 2014 के से 1900% ग्रोथ हुआ है सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, मतलब 330%। और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 1900%, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और फिर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क वो बना है भाटला राजस्थान में। भाटला राजस्थान जो है भाटला एक जगह है राजस्थान में जहाँ की जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क वहाँ पे कमीशन किया गया है। और ये जो पार्क होने वाला है ये 2245 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। और ये 14,000 एकर्स में बना हुआ है भाटला राजस्थान में। और वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है 43 से 48 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहाँ पे कैपेसिटी इसकी अच्छी होगी वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे लगाया गया है क्योंकि डेजर्ट एरिया है। तो ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क भाटला राजस्थान, और इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट MG, 14,000 एकर्स में है ये। तो याद रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंडिया के बारे में कि 4th लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, चौथा लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी वर्ल्ड में है। और फिर चौथा लार्जेस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी भी इसका विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने में भी ये 4th पोजीशन पे है। और सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने में 5th पोजीशन पे है। और रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में ये 3rd पोजीशन पे है। तो ये याद रखना है आपको कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 4th पोजीशन इंस्टॉल करने में 4th पोजीशन पे है, सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने में 5th पोजीशन पे है, और विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने में 4th पोजीशन पे है, और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी में 4th लार्जेस्ट पोजीशन पे है, और 3rd जो है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में है। लेकिन इतना तो ये तो पॉजिटिव थिंग्स हो गए। अब लेकिन एक जिस बात पे आपको अभी इंडिया को सोचने की ज़रूरत है वो है क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स। वो ये है क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स 2021 में जर्मन वॉच नामक ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था। उसमें इंडिया का पोजीशन 7th वर्स्ट पोजीशन था। ध्यान से सुनिएगा, 7वां सबसे खराब पोजीशन था इंडिया का इसमें, जहाँ की मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालवी जो थे, बहामास जो थे, वो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड थे। और इंडिया का रैंकिंग्स में 7th पोजीशन पे था। तो इस कारण से इंडिया को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स में इसका पोजीशन कहीं कहीं खराब रहा है। और इसका रीजन्स ये है कि यहाँ पे हैवी रेन्स हुए जिसके कारण फ्लड्स आए, और बहुत लोगों की डेथ हुई, 1800 लोगों की डेथ हुई, और बहुत सारे साइक्लोन्स भी आए जो कि वेरी सीवियर कैटेगरी के थे, एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी के थे। और इकोनॉमिक लॉस हुआ जिससे $8.1 बिलियन का, फ्लड्स आया। और द मेन इफेक्ट जो है इस जिसके कारण इंडिया को इतना खराब पोजीशन मिला, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, कोस्ट लाइन्स और डेजर्ट एरियाज भी इफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और हीट वेव्स हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं रीज़न था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स, जो कि जर्मन वॉच नामक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2021 में निकाला गया था, उसमें 7th वर्स्ट पोजीशन था इंडिया का।
तो इस पे इंडिया को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा आता है क्लाइमेटिक चेंज नेगोशिएशंस। तो क्लाइमेटिक चेंज जो इंडिया ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए, जो कि इंडिया ने एक तरह से अपने इनिशिएटिव पे, इंडिया के इनिशिएटिव पे जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुए वे कुछ हैं यहाँ पे। तो पहला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ये 2015 में लॉन्च हुआ था पेरिस में 30 नवंबर को। और इसमें इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अजय माथुर। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें इसका कहीं कहीं जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको ये बढ़ावा देने के लिए इंडिया के इनिशिएटिव पे इसे रखा गया था। और ये अब दूसरा जो है इस इंडिया ने जो के इनिशिएटिव पे जो क्रिएट हुआ वो था कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि 23 सितंबर 2019 को, आपको याद रखना है कि 2019 में CDR, इसका शॉर्ट फॉर्म है CDRI, कोaliशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। इसका इस्टेब्लिशमेंट 23 सितंबर 2019 को हुआ था। और इसका जो एम है यह है कि जो रिसर्च है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च है, उसमें नॉलेज शेयरिंग करना। जो भी इसके कंट्रीज़ हैं, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जो है नॉलेज शेयर करेंगे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसमें जो है टोटल 30 मेंबर्स हैं। ये भी याद रखिएगा 30 मेंबर्स हैं टोटल इसके, 23 कंट्रीज़ हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 2019 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका CDRI। ये भी इंडिया के इनिशिएटिव पे हुआ था। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ अभी, ये इंडिया के इनिशिएटिव पे हुआ है इसका इस्टेब्लिशमेंट। ISA मैंने बताया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी इंडिया के इनिशिएटिव पे हुआ था। और ये भी CDRI भी इंडिया के इनिशिएटिव पे। अब जो है एक मेड क्लाइमेट जस्टिस सेंट्रल टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स। तो ये क्लाइमेट जस्टिस वाला जो स्लोगन था वो भी एक इंडिया के ने एक दिया कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज में क्लाइमेट जस्टिस भी होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये है इंडिया कुछ कमिटमेंट्स हैं। इतना तो हमने देखा कि क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स थे और क्या क्या कहीं कहीं कुछ कमियां भी थी, और उन कमियों को भी अभी सुधारना बहुत काम बाकी है। और वो ये उसको नाम दिया गया है पंचामृत। नाम तो बहुत अच्छे दिए जाते हैं। और तो ये है, तो फर्स्ट है इसमें कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एम्स हैं आगे के लिए। तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो ये एम है कि 2030 तक जो है नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को हम लोग 500 गीगावाट तक एक्सपेंड करेंगे। मतलब हमारा जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है, जो कि फॉसिल फ्यूल से अलग, कोयले, पेट्रोल, कोल एंड पेट्रोलियम से जो हम लोग एनर्जी लेते हैं उसको साइड करके जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उससे जो एनर्जी हम लोग लेंगे वो टोटल करना है हम लोगों को 500 गीगावाट बाय 2030। मतलब 2030 तक हमको 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना है। जो सेकेंड हमारा एम है वो है 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030। तो रिन्यूएबल सोर्सेज से, जो कि एयर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, उससे 50% ऑफ एनर्जी हमें अचीव करना है। और जो थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। तो 2030 तक जो है जो कार्बन एमिशंस है वो 1 बिलियन टन्स तक रिड्यूस करना है। 1 बिलियन टन्स तक उसको रिड्यूस करना है 2030 तक। और साथ ही साथ रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय ओवर 45% बाय 2030। तो 2030 तक जो है कार्बन इंटेंसिटी मतलब कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में आपको जितना ग्राम कार्बन लगता है 1 किलोवाट आवर के रेट पे, उसे कार्बन इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बनाते हैं तो उस पर आपको कितना ग्राम्स कार्बन डालना पड़ता है 1 किलोवाट आवर के रेट पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग कार्बन इंटेंसिटी। तो कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है वो कितने से, तो 45% से रिड्यूस करना है, 45% कम करना है 2030 तक। आप जितना भी यहाँ टारगेट देख रहे हैं ये चारों टारगेट 2030 तक है, लेकिन अब जो लास्ट टारगेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है, और लेकिन वो 2070 का टारगेट है।
वो क्या है, नेट जीरो बाय 2070। इस नेट जीरो का मतलब है कि टोटल हमारा जो एमिशन है, कार्बन एमिशन है, उसको जीरो कर देना है। कब तक, तो 2070 तक। ये इंडिया का एम है कि 2070 तक हमें नेट जीरो हासिल कर लेना है, मतलब टोटल एमिशन जो है वो ज़ीरो कर लेना है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो बाय 2070। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि इंडिया जो है नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य कब किस वर्ष पे रखा है। तो इंडिया ने 2070 में ये एम रखा है कि उसे नेट जीरो हासिल कर लेना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ट्यून रहिए अचीव 90 प्लस पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, कि कमेंट बताइए कि कुछ आपको क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपके फीडबैक्स हैं, क्या आप और मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो बताइए कि कोई क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अगर आपने नहीं किया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।